देसी और विदेशी बहू की ससुराल में पहली बरसात। देखो, मैंने तो यही सोचा है, गांव की बहू को बहू बनाकर लाऊंगी। इस घर में वो हमारे घर को अच्छे से संभाल लेगी। वरना तो तुम जानते ही हो, शहर की लड़कियां तो शहर जैसी ही होती हैं, बिल्कुल निखट्टू। बहन, तू जैसा सोचती है वैसा बिल्कुल नहीं है। मेरी बात मान और वही लड़की ढूंढी हो जो तेरे लड़के के लिए ठीक हो। हमने तो सोच ही लिया है, हमारे घर की बहू तो वैसे ही बनेगी। आज ही मैंने पंडित को घर पर बुलाया है। वो कई सारे रिश्ते लेकर आएंगे मेरे दोनों बेटों के लिए। कोई ना कोई देसी बहू तो मिल ही जाएगी। बिंदिया ऐसा कहकर अपने घर में चली जाती है और उसकी पड़ोसन अपने घर में ऐसे ही कुछ देर बाद पंडित जी बिंदिया का दरवाजा खटखटाते हैं। अरे बहन जी, दरवाजा खोलिए। अरे हमको बुलाकर खुद पैर पसार कर सो रही हो क्या? पंडित की आवाज सुनकर बिंदिया दरवाजा खोलती है और कहती है, आपकी राह देखकर तो ये समय हो गया है पंडित जी, और आप हमें कह रहे हो कि पैर पसार कर सो रहे हैं। चलिए अंदर आइए और हमें हमारे दोनों बेटों के लिए लड़कियां दिखाइए। पंडित घर के अंदर आ जाता है, जिसके बाद वो अपने झोले से कई सारी फोटोज निकालकर बिंदिया को दिखा देता है। ये सभी बहुत संस्कारी हैं और बिल्कुल तुम्हारी तरह देसी भी हैं। ये लड़कियां तुम्हारे घर गृहस्थी को बहुत अच्छे से संभाल सकती हैं। अब अपने दोनों बेटों के लिए पसंद कर लो लड़कियां। बिंदिया बहुत खुश होकर अभी फोटोज बारीकी से देखती है, जिनमें से उसे एक लड़की पसंद आती है। ये वाली लड़की तो मुझे बहुत पसंद आई, बाकी की लड़कियां कुछ ज़्यादा खास नहीं है। पंडित जी, इस वाली लड़की से मेरे बड़े वाले बेटे का रिश्ता तय कर दीजिए और छोटे वाले बेटे के लिए अगली बार अच्छी अच्छी लड़कियां ढूंढ कर लाइएगा। पंडित फोटो लेकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो बिंदिया के बड़े बेटे विक्रम के रिश्ते की आगे बात बढ़ाना शुरू कर देता है। इतने वो बिंदिया की छोटे बेटे के लिए लड़की भी ढूंढता है। उससे पहले ही राघव अपनी माँ को फ़ोन करके खुशखबरी देता है। अरे माँ, कैसी हो आप? बहुत दिन हो गए, आपसे बात नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा आपको फ़ोन कर लूँ। वैसे मुझे आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। अरे खुशखबरी तो मुझे भी तुझे देनी है। पंडित जी तेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके तो गांव वापस आ जा, ताकि मैं तेरा रिश्ता पक्का कर सकूं। अरे नहीं नहीं माँ, यही तो खुशखबरी आपको देनी थी। दरअसल मैं एक एंजेलिना नाम की लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। आपको तो पता है, आजकल सब लड़के पढ़ी लिखी लड़कियाँ ढूंढते हैं, और एंजेलिना तो बहुत ही ज़्यादा समझदार और पढ़ी लिखी है। वो मेरी सभी बातें मानती भी है। मैंने उसे हिंदी भी सिखा दी है। आपको दिक्कत नहीं होगी माँ। अरे कुकुर कमीने, नास पीटे, अपनी माँ को बिना बताए ही तूने शादी कर ली। अरे जरा भी शर्म है या नहीं? एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? अरे मैं तेरी माँ हूँ, माँ। मेरे बिना तो तुम दोनों भाइयों का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, और तूने अपनी शादी की बात इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। अरे माँ, हालात ही ऐसे थे कि मैं आपको क्या बताऊं, जिसकी वजह से मुझे एंजेलिना से शादी करनी पड़ी। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बहू को आपसे मिलवाने बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ। बेटे, तूने मुझसे बिना पूछे शादी कर ली। अब मैं तुझसे बिना पूछे तेरे बड़े भाई की शादी यूं कर दूंगी, तुझे पता भी नहीं चलेगा। बिंदिया अपने छोटे बेटे से बहुत गुस्सा होती है, जिसके चलते वो अपने बड़े बेटे विक्रम की शादी संस्कृति नाम की लड़की से कर देती है। संस्कृति बहुत संस्कारी थी, जिसके चलते वो घर की सारी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाती है। कुछ दिनों में राघव अपनी एंजेलिना को लेकर गांव में आ जाता है, जिसे देखकर संस्कृति अचानक से जलने लगती है। देखो तो इस गोरी चमड़ी को, ज्यादा ही अपने आप में टशन दिखा रही है। लेकिन मैं भी देसी बहू हूँ, देसीपन से ही इसका सारा टशन बाहर निकाल दूंगी। संस्कृति ऐसा सोच ही रही थी कि तभी एंजेलिना बिंदिया के पैर छूने लगती है। बस 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 करो ये ढकोसलेबाजी, तुम हमारा दिल नहीं जीत पाओगी ये करके। वाह सासू माँ, आपने भी बिल्कुल तड़कता भड़कता जवाब दिया। आपसे तो यही आकांक्षा थी मेरी। संस्कृति के मन के अंदर ही अंदर मोतीचूर के लड्डू फूट रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बेचारी एंजेलिना अपनी सास का जवाब सुनकर चुप रह जाती और उन्हें पलटकर जवाब भी नहीं देती। चलो एंजेलिना, मैं तुम्हें तुम्हारी कमरे तक लेकर चलता हूँ। राघव एंजेलिना को उसके कमरे में ले आता है, जिसके बाद राघव अपनी पत्नी एंजेलिना से कहता है, मेरी माँ थोड़ी पुराने ख्यालात की है। उनका ये बर्ताव देखकर तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार भी कर लेंगी। आप चिंता ना कीजिए, मैं अपनी सास का दिल जीतने की पूरी कोशिश करूंगी। जितना मुझसे होगा मैं उतना जरूर करूंगी। तभी अचानक से बरसात शुरू हो जाती है। एंजेलिना को बचपन से ही बरसात बहुत पसंद होती है।
ऊपर से फागुन का महीना शुरू ही था। बरसात को देखकर एंजेलिना फौरन घर से बाहर जाकर भीगना शुरू कर देती है। बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो, गुस्सा है बारिश का बोसा है। एंजेलिना गाना गाते हुए बारिश को एंजॉय करने लगती है। एंजेलिना के मुंह से ये गाना सुनकर संस्कृति की हंसी छूट जाती है और वो अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, ये बिलावती बहू तो हिंदी गाना भी सही से गा नहीं पाती। कहाँ तो शुरू कर दिए हैं और कहाँ तो ताल है इसकी। हाँ हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा बहू, आखिर तू गांव की संस्कारी देसी बहू है। इस बिलायती को तो कुछ आता जाता नहीं, पता नहीं मेरे बेटे ने इसके अंदर क्या देख लिया। संस्कृति हमेशा अपनी सास के सामने अच्छा बनने की कोशिश करती रहती, जिसके चलते वो कभी भी वो नहीं करती जो उसे बहुत पसंद होता है, जैसे बारिश में भीगना। जैसे ही बिंदिया वहाँ से चली जाती है, वो एंजेलिना को देखकर मन ही मन सोचती है, काश कि मैं भी ऐसे ही बारिश में भीग पाती, लेकिन माँ जी को अच्छा नहीं लगेगा। संस्कृति उस दिन के बाद से एंजेलिना के हर एक काम को बिगाड़ना शुरू कर देती, जिसके चलते बेचारी एंजेलिना को हर काम में अपनी सास की बातें सुननी पड़ती। हे भगवान, कितनी बार समझाया है कि नील डालकर कपड़े धोने होते हैं, लेकिन तुमने सारे कपड़ों में नील डाल दिया। देखो इन कपड़ों का क्या हाल हुआ है। ऊपर से तुम्हें गार्डन का ध्यान रखने के लिए कहा था, गार्डन को पूरा 1 हफ्ता हो गया, उसके सारे फूल भी मुरझा गए। आखिर पूरे दिन करती क्या रहती हो तुम घर में? माँ जी, मैंने केवल सफेद कपड़ों में नील डाला था और मैं गार्डन में भी सभी फ्लावर्स को रोजाना पानी देती हूँ। आजकल तो बारिश भी हो रही है, फिर सारे फूल मुरझा क्यों रहे हैं? वहीं दूर खड़ी ये सब सुनने के बाद संस्कृति अपने मन ही मन खुद से बात करती है, अरे गार्डन के फ्लावरों को नुकसान पहुंचाने में तो पूरा पूरा मेरा ही हाथ है। उनके अंदर मैंने एक इन्फेक्टेड बीज जो डाल दिया है, अब एक भी फ्लावर कभी खिल नहीं पाएगा। संस्कृति हमेशा बिंदिया के सामने अच्छा बनकर दिखाती और बेचारी एंजेलिना को डांट फटकार सुननी पड़ती। एक दिन एंजेलिना को अचानक से संस्कृति की सच्चाई का पता चल जाता है। इस खेल को खेलने में तो बहुत मजा आ रहा है। मेरी बेचारी देवरानी कितना सुनती है, मुझसे उसे तो जरा भी भनक नहीं होगी कि उसकी जेठानी ने उसकी जिंदगी किस प्रकार बर्बाद कर दी है। ये सुनकर एंजेलिना को बहुत दुख होता है, जिसके बाद वो इसके बारे में अपने पति को बता देती है। उस दिन के बाद से राघव अपनी खुद की भाभी को रंगे हाथ पकड़ने की पूरी कोशिश करता। इसी दौरान वो उसे खाने में नमक मिर्ची मिलाते हुए देख लेता है। देख रही हो ना माँ, मेरी पत्नी का कोई कसूर ही नहीं था, ये बेचारी तो बेकसूर है। भाभी हमेशा इसके साथ कोई ना कोई चाल चलती रहती हैं। अपनी सच्चाई घर के सभी सदस्यों के सामने आने पर संस्कृति रोने लगती है। क्यों बहू, तूने ऐसा क्यों किया? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं बह गई थी। मुझे लगा था कि कहीं ये विलायतन इस घर में आकर मेरी जगह न ले ले। मैंने तुम्हारे बारे में कितना अच्छा सोचा था, लेकिन तुम इतनी तेज होगी इसके बारे में मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। बल्कि मेरी विलायती बहू बहुत अच्छी है, कम से कम उसके दिमाग में ऐसे षड्यंत्र तो नहीं आते। आपके पैर पड़ती हूँ माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए और एक आखिरी मौका दे दीजिए। जो हुआ उसे भूल जाइए माँ जी, ये सब तो चलता ही रहता है। आखिर ये मेरी जेठानी है, इस घर के अलावा कहाँ जा सकती हैं? एंजेलिना अपनी माँ को समझाती है, जिसके बाद बिंदिया संस्कृति को माफ कर देती है। उस दिन के बाद से बिंदिया के लिए देसी और विलायती बहू एक समान हो जाती हैं और वो अपनी दोनों बहुओं के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सुनैना सुबह उठकर आईने के सामने खुद को देखती है, फिर गंदा आईना देखकर उसे साफ करने की कोशिश करती है, मगर उसका हाथ नहीं पहुंचता। फिर वो स्टूल रखकर उसे साफ करती है। अब दिख रही है ना मेरी कोमल सी त्वचा, निखरी हुई मॉर्निंग वाली। रेडी होने के बाद जब वो डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठने की कोशिश करती है, तो उससे पहले एक पट्टे पर पैर रखकर चेयर पर बैठ जाती है। इसे देखकर उसका बड़ा भाई कबीर कहता है, लो माँ, आपकी बोनी टिंगी बेटी आ गई। भगवान ने इसे इतना भी लंबा नहीं बनाया कि बिना पट्टे के बैठ सके। अरे सुबह सुबह क्यों तू इस मनहूस बोनी बेटी की बातें कर रहा है? पता नहीं ये क्यों पैदा हुई। अरे इसकी वजह से आसपास के मोहल्ले वाले मुझे बहुत कुछ कहे जाते हैं, फिर उसकी शादी की बात करते हैं। अरे कहाँ से लाऊं इस बोनी के लिए रिश्ता? वही तो, पता नहीं कौन हमारी बोनी बेटी का दूल्हा बनना पसंद करेगा। मुझे लगता है जिंदगी भर ये कुंवारी ही रह जाएगी। बस मम्मी पापा, आप और कितना मुझे सुनाएंगे? और भाई, कम से कम तू तो मेरा सपोर्ट कर,
मैं इतनी बुरी हूँ कि आप लोगों को मेरी परेशानी समझ नहीं आती, उल्टा मुझे और कोसते हैं। अगर आप ही मेरे अपने होकर नहीं समझेंगे तो मैं किससे अपने मन की बात कहूँगी? दुनिया में चाहे किसी भी माँ की बेटी कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन कभी माँ अपनी बेटी को कम नहीं समझती। और आप सुबह उठकर मुझे कोसने लगती हैं। अगर ऐसा ही है तो मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। माँ, पापा, फिर आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। कोई पड़ोसी आपको कुछ नहीं कहेगा। अच्छा डिसीजन है। कम से कम तुम्हारे जाने के बाद मेरी पत्नी यहाँ पर अच्छे से तो रहेगी, वरना बोनी बहन का भाई बोलकर मुझे चिढ़ा देंगे सब लोग। कबीर बिल्कुल ठीक कह रहा है। रेशमा, अब हमें इसकी शादी की तैयारी करनी चाहिए। अच्छा है सुनैना बेटी, तुम यहाँ से जा रही हो। पता नहीं था बोनी बेटी बनने से मेरे साथ ऐसा होगा। ये बोलकर बोनी सुनैना अपना सामान लेकर घर से निकल जाती है, जहाँ बारिश आने लगती है। और बारिश में वो भटकते भटकते आगे पहुँच जाती है, जहाँ एक कार में बैठा नील ब्रेक मारने की कोशिश करता है, पर थोड़ी टक्कर लगकर सुनैना गिर जाती है। नील बाहर निकल कर आता है। ओहो, ये मुझसे क्या हो गया? मेरी गाड़ी से टक्कर लग गई। ज्यादा चोट तो लगी नहीं है, घर ले जाता हूँ, माँ इसे हैंडल कर लेगी। ऐसा कहकर नील उसे अपनी गाड़ी में सामान समेत ले आता है और घर में आते वक्त उसके घर वाले कहते हैं, अरे बेटा, ये तो किसी गोद में लेकर आ रहा है। क्या हुआ इस लड़की को? और ये कौन है? बेटा, कौन है बता तो सही। बाद में बताता हूँ पिताजी, फिलहाल इस लड़की की तबीयत ठीक नहीं है। मेरी गाड़ी से इसको टक्कर लग गई है। माँ जरा इसे देख लीजिए। भाभी, जूस वगैरह ले आइए। हाँ हाँ देवर जी, अभी लाई। ये सुनकर श्वेता जूस और दवाई ले आती है। वहीं माँ कांता नील के कहने पर उस लड़की की सेवा करती है, उसके हाथ पांव साफ करती है। बुखार आने पर उसके माथे पर ठंडी पानी की पट्टी करती है और होश आने के बाद उसे काढ़ा पिलाती है। बेटी, तुम कैसी हो? पहले से बेहतर लग रहा है ना? हाँ, मुझे बेहतर लग रहा है, पर मैं यहाँ कैसे आई? मेरा सामान कहाँ है? और आप लोग कौन हैं? आपका सामान मेरी गाड़ी में ही रखा है अभी तक। दरअसल मैंने अपनी गाड़ी से आपको टक्कर मार दी थी, तो मैं जल्दबाजी में अपने घर ले आया। आपका घर कहाँ है? मैं आपको वहाँ छोड़ दूंगा। मेरा कोई घर नहीं है, मैं अपना ठिकाना देखने ही जा रही थी। बेटी, तुम्हारी तबीयत अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और कहाँ इतनी बरसात में जाओगी? जब तक ठीक नहीं हो जाती यहीं रहो, तुम्हारे पैर में चोट लग गई है। हाँ बेटे, रुक जाओ, वैसे भी मेरी कोई बेटी नहीं है। हाँ, तुम रुक जाओ ना, बेहतर होगा तुम्हारे लिए, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। आप इतना कह रहे हैं तो थोड़े दिन में रुक जाती हूँ, पर फिर चली जाऊंगी। ये कहते ही वो कांता का बनाया हुआ काढ़ा पीती है और एक दिन पूरा आराम करती है, लेकिन अगले दिन श्वेता की रसोई में जाकर मदद करती है। अरे अरे, तुम रहने दो, कष्ट मत करो। वैसे भी तुम्हें स्लिप तो दिखाई नहीं दे रही होगी, तुम्हारी हाइट कम है ना? हाइट कम है तो क्या हुआ, मुझे काम घर का सारा आता है। आप बताइए, मैं बनाऊंगी। आज का खाना वैसे भी मैं कल तक बहुत आराम कर चुकी हूँ, तो अब खाना बनाती हूँ। अच्छा, तो तुम्हें गट्टे की सब्जी बनानी आती है? मुझे नहीं आती, माँ जी की फेवरेट है। हाँ, मैं अभी बना देती हूँ। ये बोलकर सुनैना एक टेबल लगाकर उस पर चढ़ती है और रसोई में खाना बनाती है। चाय लेकर अखिलेश और कांता को देती है। चाय पीकर और खाना खाने के बाद कांता और अखिलेश उसके खाना बनाने की बहुत तारीफें करते हैं। इतना ही नहीं, नील अपने कमरे में शर्ट प्रेस करने के लिए श्वेता को बुलाता है, तो श्वेता कहती है, ओफो सुनैना, मैं अभी पूजा कर रही हूँ, तुम जाकर देवर जी को शर्ट प्रेस करके दे दो और कुछ मांगे तो हेल्प कर देना। ठीक है, मैं जाकर दे दूंगी। ये बोलकर सुनैना कमरे में जाती है तो नील सिर्फ टॉवल में था। ये देखकर सुनैना अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है। ओहो, ये आप कैसी अवस्था में हैं? मुझे शर्म आ रही है। अरे मुझे क्या पता था कि तुम मेरे सामने आ जाओगी। आप वो, मैं भाभी ने मुझे आपके कपड़े प्रेस करने के लिए कहा था, मैं अभी कर देती हूँ। ये बोलकर सुनैना जल्दी से उसके कपड़े को प्रेस कर देती है, जिसे नील पहन लेता है। वो जैसे ही जाता है तो नील और सुनैना की आपस में टक्कर हो जाती है, जिससे नील उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है। दोनों की आंखें चार हो जाती हैं। उसके बाद से ही दोनों को हौले हौले प्यार होने लग जाता है। वहीं वक्त गुजरता है। सुनैना उनके घर में ढल गई थी। उसके लिए काम को देखकर घर के सभी लोग खुश थे और नील भी। फिर एक दिन कांता और अखिलेश कहते हैं, कांता, मुझे सुनैना बिटिया बहुत पसंद है, और मैंने देखा है नील को भी पसंद है। दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा बातें करते हैं, क्यों ना हम दोनों इनकी शादी कर दें। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बल्कि मैं तो कहती हूँ आपने मेरे मन की बात कर ली है। सच में मम्मी जी, पापा जी, क्या सुनैना मेरी देवरानी बनेगी? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्यारी है वो, बहुत अच्छे से रसोई को संभाल लेती है। क्यों देवर जी, पसंद है ना आपको? वो हाँ भाभी, मुझे सुनैना बहुत पसंद है। नहीं
हो सकता। आपने मुझे इतना प्यार दिया है, पर आप अपने बेटे की शादी मुझ जैसी छोटी बोनी लड़की, टिंगी लड़की से कैसे कर सकते हैं? मेरे खुद के मम्मी पापा ने मुझे घर से सिर्फ इसीलिए बेघर कर दिया, और आप मुझे अपना रहे हैं। बेटी, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन इंसान कर्म से बड़ा होता है, ना कि अपने कद और पद से। क्या तुम्हें हमारा नील पसंद है? हमारी बहू बनना चाहोगी? अगर हाँ तो पापा जी कह दो मुझे। हाँ पापा जी, मैं नील से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर अखिलेश बैठकर उसे गले लगा लेता है। इसके बाद नील के घर वाले बहुत धूमधाम के साथ सुनैना की नील से शादी करते हैं। बहुत प्यार के साथ कांता अपनी बहू का गृह प्रवेश करती है। उन्हें उसके बोनीपन से कोई शिकायत नहीं थी। वक्त गुजरता है। एक बहू बनकर भी सुनैना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखती है। ससुराल वाले उससे बहुत प्यार करते हैं। फिर अपनी बेटी को ढूंढकर एक दिन सुनैना के मायके वाले उसके ससुराल आ जाते हैं। बच्ची, मेरी बच्ची सुनैना। अजी देखिए ना, हमारी बेटी शादीशुदा कितनी अच्छी लग रही है। दीदी, मुझे आपकी बहुत याद आई। लगता है ये सुनैना के मायके वाले हैं। मम्मी, पापा, अब आप यहाँ पर क्यों आए हैं? आपने तो मुझे निकाल दिया था ना। सुनैना बेटी, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें बहुत कुछ बोला और तुम्हें समझने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन अब पछता रहे हैं। और जब पता चला तुम्हारी शादी हो गई है, तुम अच्छे से रह रही हो, तो एक बार देखने चले आए। झूठ। जरूर आप ये देखने आए होंगे कि मैं कितने बड़े पैसे वाले घर में हूँ, जिंदा हूँ या मर गई हूँ। अरे भला अपनी बेटी को भी कोई ऐसे घर से बेघर कर देता है क्या? लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे नील और उसके घर वाले मिले। मम्मी जी, पापा जी बहुत अच्छे हैं, सबने मुझे बहुत प्यार दिया है, लेकिन मेरे अपने घर वाले ही मुझे प्यार नहीं दे पाए, सिर्फ इसीलिए कि मैं बोनी हूँ। बेटा हमें माफ कर दे, हम शर्मिंदा हैं। सुनैना बेटी, अगर तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी कदर हो गई है तो तुम भी अपना मन साफ कर दो, इन्हें माफ कर दो बेटा। सुना आपने? सुना? माँ जी ने कहा है, इसलिए मैं आप सबको माफ कर रही हूँ। सुनैना, अपना लो। नील की बात सुनकर सुनैना का सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो अब अपने मायके और ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताती है।